हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब। और आज की क्लास में हम बात करते हैं कि क्रॉप टूल हमारे पास क्या काम करते हैं और क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं फाइल पे जाता हूँ, फाइल पे जाने के बाद एक न्यू पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे पेज कॉपी करता हूँ। क्रॉप बेसिकली होता क्या है, ये आपका क्रॉप टूल है। आप यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन बना हुआ नजर आएगा। इस क्रॉप के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और यहाँ पे स्लाइस सेलेक्ट टूल का डिफरेंट ऑप्शन आता है और हम देखते हैं कि क्या काम करता है क्या नहीं। बेसिकली क्रॉप, हमें सबको पता है कि क्रॉप क्या होता है क्या नहीं। हमारे मोबाइलों में अक्सर हम पिक्चर को क्रॉप कर देते हैं। बेसिकली क्रॉप होता क्या है, आपके पिक्चर के अनवांटेड एरियाज को हटा देता है। बेसिकली अगर मैं फाइल पे जाके एक पिक्चर को ले लूं, एक पिक्चर ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको ये ले लेता हूँ, बल्कि एक दूसरी पिक्चर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर लेता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर लेने के बाद इसका लॉक ओपन करता हूँ। लॉक ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्रॉप टूल पे जाता हूँ। अब क्रॉप टूल क्या होता है, बेसिकली मैंने जैसे कि आपको बताया, अनवांटेड एरियाज को डिलीट करना होता है। मैं यहाँ से कहता हूँ कि यहाँ से इतना एरिया, यहाँ से ये एरिया मुझे अपनी पिक्चर में नहीं चाहिए। यहाँ से ये एरिया और यहाँ से ये एरिया मुझे नहीं चाहिए। भाई मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतना एरिया नजर आए, बाकी का एरिया मुझे नजर ना आए। ठीक है, एक दफा आपने सिलेक्शन करके आपने ओके कर दिया तो जितना अनवांटेड एरिया था पिक्चर में वो सारा डिलीट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास सिर्फ वही एरिया रह गया जो आप रखना चाहते थे। तो ये आपके पास बेसिकली क्रॉप टूल का काम है। अगर आप यहाँ ऊपर नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट साइजेस हैं कि भाई आप कौन सा साइज लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ये साइज चाहिए, आपको यहाँ पे ये साइज चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है भाई, आपको कौन सा साइज चाहिए कौन सा नहीं। आप ये साइज भी ले सकते हो, ठीक है। 16:9 और करो तो आपको ये साइज मिल सकता है। इवन कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको बता सकते हो साइज एंड रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए। भाई आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक इसको इंचेस के हिसाब से, पिक्सल्स के हिसाब से आप बता सकते हो कि मुझे यहाँ पे कितना चाहिए। मुझे यहाँ पे 4% विड्थ चाहिए और यहाँ पे 6% हाइट चाहिए। तो आप यहाँ से इस तरीके से भी इसकी एडजस्टमेंट आप बड़े आराम से कर सकते हो कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए। सही है। ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आपको ये साइज प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे इतनी चाहिए ये चीज। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रॉप में एक और ऑप्शन आता है। भाई मैं कस्टम यहाँ पे रोटेट पे चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे रोटेट क्रॉप बॉक्स में चला जाता हूँ तो ये आपके पास रोटेट का ऑप्शन है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से रोटेशन करनी है, किस तरीके से रोटेशन नहीं करनी, और ये साइज किस तरह होना चाहिए। और यहाँ पे ओके ओके करने के बाद भी आपको इस तरीके से यहाँ पे रोटेशन प्रोवाइड हो सकती है और यहाँ पे रोटेशन के अंदर आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। सही है, लेकिन इसको मैं नॉर्मल रखता हूँ, ये ज्यादातर हम इस तरीके से इसको यूज नहीं करते। सही है। ओके, अब बेसिकली आपके पास क्रॉप टूल और भी काम करता है। बेसिकली और क्या काम करता है, अगर कभी आपने जो कैनवा लिया हुआ है, जो कैनवा बनाया हुआ है, जो पेज बनाया हुआ है, ये आपको लगता है कि ये पेज साइज में छोटा है, आपको इसको पेज को बड़ा करना है, ठीक है। तो आप क्रॉप टूल की मदद से करोगे। क्रॉप टूल पे जाने के बाद अगर आपको पेज की विड्थ बड़ी करनी है या आप इसको मजीद स्ट्रेच करना चाहते हो तो आप जितना पेज बड़ा करना चाहो तो यहाँ से इसको क्रॉप की मदद से बड़ा छोटा भी कर सकते हो। आप अपने पेज का साइज मजीद बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। आपको छोटा करना है, आपको कितना छोटा करना है, मुझे इतना छोटा करना है तो मैं अपने पेज का साइज छोटा कर सकता हूँ। क्रॉप की मदद से आप अपने पेज को जितना बड़ा करना चाहो बड़े आराम से कर सकते हो। सही है। इवन कि अगर आपको यहाँ पे छोटा बड़ा करना है, मैं इसको बता देता हूँ कि भाई मुझे ये पेज की साइज यहाँ पे 2.5 चाहिए और यहाँ पे मुझे 3.5 चाहिए। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी इस पेज को छोटा बड़ा एडजस्टमेंट दे सकते हो कि भाई किस तरीके से चाहिए किस तरीके से नहीं। तो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपको किस तरह आप लेना चाहते हो, आप किस तरह नहीं लेना चाहते। तो आप इसके अंदर सारी चेंजेस वगैरह
बड़े आराम से कर सकते हो, सारा क्रॉप टूल की मदद से हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको क्रॉप टूल की समझ आई होगी और क्रॉप टूल से आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, उसका छोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने पासपोर्ट साइज की इमेज बनाना सीखा था, ठीक है। तो उसी को फिर उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट साइज की इमेज बनाने का एक और तरीका भी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जरा देखते हैं कि क्रॉप टूल की मदद से हम पासपोर्ट साइज की इमेज कैसे बना सकते हैं, कैसे नहीं। मैं फाइल पे जाता हूँ, फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर फाइल पे जाता हूँ, फाइल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और वही पुरानी पिक्चर जिसको पासपोर्ट बनाया था उसी को दोबारा सिलेक्ट करते और ओके कर देते हैं। मैं ये पिक्चर लेता हूँ, पिक्चर लेने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, इसको पीएनजी बनाना है। मैं इसका लॉक ओपन करता हूँ। लॉक ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि मैं हमेशा अपनी सिलेक्शन मेन कैरेक्टर पे करता हूँ और उसको रिवर्स करके इन्वर्स करके मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन पर आता हूँ। पॉजिटिव साइन पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ और जो एरिया गलत आया हुआ उसको मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे इसका काम भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है। और यहाँ पर इसको हम लासो टूल की मदद से मैं माइनस करके मैं कहता हूँ कि ये एरिया मुझे इसकी सिलेक्शन में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लो, कोई मसला हो तो उसको ठीक कर लो। अगर आपको लगे कि और मसला नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट आई और यहाँ पे बैक स्पेस या डिलीट दबा दें और कंट्रोल डी। कंट्रोल डी वगैरह करने के बाद मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि ये साइज में जब हम चेंजेस करें तो खराब ना हो। बेसिकली मसला ये है कि अगर मैं एक नया पेज बनाऊं और नया पेज बनाने के बाद उसकी एडजस्टमेंट करूं, उसको जूम करूं, पेज को बड़ा करूं, छोटा करूं और उसके एक नया पेज बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि इसी पेज के अंदर रह के मैं चेंजेस कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, आप जरा सा कंट्रोल टी करके इसका साइज थोड़ा छोटा कर दो, ताकि आप जब चेंजेस कर रहे हो, साइज में चेंजेस कर रहे हो तो इस पे फर्क ना पड़े, ये सेंटर में रहे, ठीक है। मैं क्रॉप पे जाता हूँ, मैं क्रॉप टूल पर आया। क्रॉप टूल पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। डायरेक्ट यहाँ से भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे साइज डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पर साइज एंड रेजोल्यूशन पे चले जाओ और इसको बता दो कि भाई आपके काम की विड्थ इंचेस के लिहाज से कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 2.5 होनी चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए, 3.5 होनी चाहिए। और जितना आप काम कर रहे हो उसको कितने रेजोल्यूशन में रखना है, मैं कहता हूँ 300 रेजोल्यूशन पे रखना है। और यहाँ पे आप ओके करो। ओके करने के बाद आपके पास ये साइज आपको अवेलेबल होगा। ओके कर दें, ओके करने के बाद मुझे पासपोर्ट साइज प्रोवाइड हो जाएगा। इसको कंट्रोल टी करके मैं इस पिक्चर को बड़ा कर लेता हूँ कि आप इसको कितना बड़ा करना चाहते हो, कहाँ रखना चाहते हो, कहाँ नहीं रखना चाहते, इसकी सेटिंग क्या होगी, क्या नहीं होगी। सारा कुछ सेट करने के बाद इसका आता है बैकग्राउंड की सेटिंग। इसके सर को मत देखिए, उसके बालों की वो बेसिकली वो पिक्चर कटिंग हुई हुई थी जिसकी वजह से उसके बाल यहाँ पे नहीं। बेसिकली अगर आपको इसका बैकग्राउंड सेट करना है, बैकग्राउंड सेट करने का मैंने लास्ट वीडियो में मेथड बताया था कि आप एक न्यू लेयर ले लो। अच्छा, अगर मैं न्यू लेयर नहीं लेता, इसी लेयर पे मैं कलर कर दूं, मैं अगर इसी लेयर पे कलर करूं, कलर करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिलहाल टेम्परेरी बेस पर अगर ये कलर ले लूं और ऑप्शन बताया था आल्ट का बटन और बैक स्पेस, आल्ट बैक स्पेस दबा दूं, बेसिकली ये रश कर दूं और आल्ट बैक स्पेस दबा दूं, तो होता क्या है, उसी लेयर पे कलर हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा सारा काम के ऊपर कलर हो गया, मुझे नुकसान दे रहा है। ये काम नहीं करना। फोटोशॉप पे हर काम न्यू लेयर पे होता है। मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ, एक एम्प्टी लेयर बनाता हूँ जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है। एम्प्टी लेयर है, एम्प्टी लेयर बनाता हूँ। एम्प्टी लेयर को करने के बाद अब आल्ट बैक स्पेस दबा के उसके अंदर कलर कर देता हूँ।
अगर ये काम नहीं करते, अगर आप न्यू लेयर नहीं बनाते, तो आपके पास एडजस्टमेंट लेयर है। मैंने लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट लेयर के बारे में बताया था कि एडजस्टमेंट लेयर पे आप चले जाओ। सबसे पहला ऑप्शन है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर बन जाएगी, जिसको आपको जो कलर रखना हो आप ले लो और यहाँ पे ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको इसके नीचे, तो बड़े आराम से आप ये काम कर सकते हैं। तो आपके पासपोर्ट साइज की इमेज बड़े आराम से तैयार हो जाएगी। ये था आपका पासपोर्ट साइज की इमेज बनाने का दूसरा तरीका। तो उम्मीद है आपको इस तरीके की समझ आई होगी और आपको पासपोर्ट साइज में बनाने में पासपोर्ट साइज की इमेजेस बनाने में आपको अब आसानी पेश आ रही होगी। उम्मीद है कि आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी और अब आपको पासपोर्ट साइज इमेज बनाने में कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर वापस अपने पेज में जाते हैं और मैं यहाँ पर क्रॉप पे जाके अपना ये कैनवा को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मुझे थोड़ा बड़ा पेज चाहिए तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, बड़े करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। मेरे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का ऑप्शन है। बेसिकली ये काम क्या करता है, ये मल्टीपल पर्पस के लिए काम होता है। इसके मेन काम मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा आइडिया ही ले ले। करता ये क्रॉप ही है, सही है। आपको ये क्रॉप ही करके दे रहा है, बेसिकली क्रॉपिंग ही हो रही है। क्रॉप टूल पे ही काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एरिया आपके पास डिलीट हो जाता है वगैरह, सारा क्रॉप टूल वाला काम है। सिर्फ फीचर ही देता है कि आप यहाँ पे आपको कौन सा एरिया क्रॉप करना है। मुझे ये वाला एरिया क्रॉप करना है, सही है। बेसिकली आपको यहाँ पे इसके अंदर सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा कर्व कर दूं, ठीक है, मैं इसको कर्व कर दूं। कर्व करने के बाद मैं कहता हूँ इस पिक्चर में मुझे ये एरिया नहीं मिलना चाहिए और ये एरिया यहाँ से ये एरिया मुझे नहीं मिलना चाहिए, अनवांटेड एरिया है। यहाँ पे क्रॉप टूल वाला ही काम होगा। सिर्फ इस दफा आपको एंगल प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब होगा क्या कि क्रॉप तो हो जाएगा यहाँ पर, ये एरिया जब क्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पर ये वाली पिक्चर अपने आप को इस एम्प्टी एरिया में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे पिक्चर टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी होने की वजह से यहाँ पर ये जो एरिया है ये अपने आप को यहाँ पे ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कल अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया को एडजस्टमेंट भी करेगा पूरा। अगर मैं इसको ओके करके दिखा दूं, ओके करने के बाद ये सर्कल यहाँ पर हो गया और इसकी टांगे थोड़ा यहाँ कॉर्नर तक आ गई। क्यों? क्योंकि इसमें से वो एरिया एम्प्टी हो गया था, तो यहाँ पे आपको वो एरिया कवर करके दिखा देता है। इसी तरीके से आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं कहता हूँ कि इसका जो टांगे हैं वो ज्यादा बड़ी नजर आए, ठीक है। इस तरीके से भी ऊपर से जितना ऊपर ज्यादा जो छोटी होती जो जितना नीचे आते रहे वो पिक्चर बड़ी होती रहे। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आपको कुछ बड़े अजीब तरीके से पिक्चर नजर आएगी, कुछ इस तरीके की नजर आएगी, सही है। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे ये बहुत ही अजीब नजर आ रही है, तो पिक्चर इस तरह कभी मत करिएगा। पिक्चर बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है, तो ये काम मत करिएगा। बाकी पर्सपेक्टिव टूल को मैं बाद में लास्ट में ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। इस पे हमारा मजीद बहुत काम है, तो हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को आगे मजीद देखेंगे। मोकअप्स के लिए ज्यादातर ये यूज होता है। इसके अंदर फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मोकअप्स वगैरह कैसे बनते हैं कैसे नहीं, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना आइडिया लें कि ये आपको क्रॉप ही करके दे रहा है। क्लियर है? ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है भाई स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल क्या काम करता है कि अगर मैं एक पिक्चर ले लूं, सही है, मैंने एक पिक्चर ले ली और इसके साथ मैं करना क्या चाहता हूँ, इसके साथ मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर ये
अब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपने देखा होगा आप लोगों ने इस तरह के फ्रेम्स देखे होंगे जिसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, 1 2 3 4 4 पीसीस के फ्रेम्स हैं। आपने इस तरीके के फ्रेम्स देखे होंगे। तो यहाँ पर ये बनते कैसे हैं आज फोटोशॉप में बनाकर देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ ये वॉलपेपर और मैं चाहता हूँ कि इस वॉलपेपर के डिफरेंट फ्रेम्स बनाऊं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हों, तो कितना मजा करेगा। सही, मैं लॉक ओपन करता हूँ ताकि सारे टूल सही तरीके से काम करें। अब बेसिकली स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल का क्या काम है, जब आप किसी कारपेंटर के पास जाते हो और कोई लकड़ी लेकर जाते हो और उसको कहते हो कि मुझे कटिंग करवानी है, तो वो डायरेक्ट मशीन पे रख के कटिंग नहीं करता। सही है, बेसिकली वो निशान लगाता है पहले और उस निशान को फिर कटिंग करता है। सही है। अब यहां पर भी वही तरीके कि स्लाइस टूल आपको निशान लगा के देता है और स्लाइस सिलेक्ट टूल आपको कटिंग करके देता है। इस तरीके से करते हैं। अगर मैं स्लाइस टूल पे चला जाऊं, स्लाइस टूल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लूं कि कितना एरिया सेलेक्ट करना, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं 3 पीसेस बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे फ्रेम 1 मैंने सिलेक्ट कर लिया। साइज बड़ा करना हो छोटा करना हो तो आप अभी कर सकते हो। स्लाइस फ्रेम 2, मैं कहता हूँ ये जो मेन कैरेक्टर है ये सेकंड फ्रेम पर नजर आए और यहां से यहां तक फ्रेम 3 मेरे पास बन जाए। 1 2 3 मेरे पास 3 फ्रेम्स बने। अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ बड़ा करना चाहूँ तो सारे ऑप्शंस आपके पास अभी भी अवेलेबल हैं, आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं स्लाइस सेलेक्ट टूल पे जाके इन तीनों में एक दफा क्लिक कर दूं, क्लिक करने के बाद अब इनको मैं सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के लिए मैं चाहता हूँ फाइल, फाइल पे जाने के बाद सेव फॉर वेब। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप इसको एक हिस्सा क्रॉप कर दो, फिर दूसरा हिस्सा क्रॉप कर दो, फिर तीसरा हिस्सा क्रॉप करके 3 अलग अलग पिक्चर सेव कर दो। सही है। मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि तीनों फाइल एक ही जगह पे सेव हो। तो फाइल पे जाके सेव फॉर वेब, आप सेव फॉर वेब के ऑप्शन पे जाओ। सेव फॉर वेब के ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ये जूम इन एंड जूम आउट का प्लस एंड माइनस होगा, इसको थोड़ा माइनस कर दो। और बेसिकली आप यहाँ पे बना क्या रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है गिव। मुझे गिव इमेज नहीं बनानी, मैं बना रहा हूँ जेपीईजी। मैं वॉलपेपर बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जेपीजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वालिटी क्या हो, मैं क्वालिटी को थोड़ा वेरी हाई रखता हूँ या फिर अगर आप हाईएस्ट वगैरह रखना चाहो तो कर सकते हो। एक बात का ये ख्याल रखिएगा कि ये पिक्चर 4K और 8K रेजोल्यूशन की ना हो और 2K रेजोल्यूशन की ना हो। 1080 या 720 तक वो मोर देन इनफ है, ठीक है। 2K 4K और 8K रेजोल्यूशन के वॉलपेपर्स मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा हैवी हो जाते हैं, फिर वो काम कभी कभी नहीं होता। एक दफे सारा प्रोसेस हो जाए, ये प्रोसेस होने के बाद आप क्या करें, आप इसको यहाँ पे सेव कर दे। सेव करने कहाँ पे सेव करते हैं, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और यहाँ पर अगर कोई नाम हम देना चाहे तो दे सकते हैं और इसको सेव। लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद अगर आप यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे चले जाएं, डेस्कटॉप पे आपके पास इमेजेस है, इमेजेस का फोल्डर बना है। अगर आप इमेजेस पे चले जाएं तो ये 3 अलग अलग पिक्चर्स आपके पास बनी होंगी। ये पिक्चर 1, पिक्चर 2 एंड पिक्चर 3, ये 3 वॉलपेपर्स आपके पास बने हैं। अब आपका क्या काम है, आपका कोई काम नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये फाइल जाके प्रिंटर वाले के पास जाना है जिससे आप प्रिंट करवाओगे, उसको ये पिक्चर देनी है और उसको समझा देना है कि किस तरीके के फ्रेम्स आप बनवाना चाहते हो। एक 2 फ्रेम्स छोटे हो, बाकी का एक फ्रेम बड़ा हो, वो आप उसको सारा समझाओगे और वो आपको सेटिंग करके उस तरह के फ्रेम्स बना कर देगा। ठीक है, उसकी आपको प्रिंटिंग कर देगा। आप उसके कारपेंटर के पास जाके उसके फ्रेम्स बना के वो पिक्चर आप उस पर लगा सकते हो। 3 अलग अलग फ्रेम्स आपके पास बन गए और अब आप बड़े आराम से जाके इनके साइज में चेंजेस करवा सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये 3 फ्रेम्स या 4 फ्रेम्स के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आपको मिल सकते हैं। समझ आई?
तो आपके पास यहाँ पे क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं आई ड्रॉपर, 3D मटेरियल, कलर सैंपल, रूलर, नोट्स एंड काउंट टूल। बेसिकली आई ड्रॉपर टूल हमारे पास क्या काम करता है? आई ड्रॉपर टूल का काम ये है कि आपको कलर का सैंपल लेकर देता है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर किसी भी पिक्चर में जाते हो, किसी भी पिक्चर में जाते हो और आपको कोई कलर सेलेक्ट करना होता है और आपको आइडिया नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं एक पिक्चर ओपन करता हूँ, मैं ये पिक्चर लेता हूँ और ओपन करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि ये कौन सा ग्रीन है, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ग्रीन तो है लेकिन कौन सा कलर ग्रीन है। ग्रीन में आपके पास हजारों शेड्स होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल पे जाता हूँ और यहाँ पे आप नोटिस करें मेरे पास ब्लू कलर है, ठीक है। मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सेम कलर आ गया। अगर मैं ब्रश लेकर और यहाँ पे कलर करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे बेसिकली कलर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सेम कलर हो रहा है जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं लगता कि कलर हो भी रहा है कि नहीं। बेसिकली हो रहा है लेकिन सेम कलर होने की वजह से हमें आइडिया नहीं होता। सही है, कल एग्जैक्ट सेम कलर आपको प्रोवाइड कर देता है आई ड्रॉपर टूल। सही है। और आई ड्रॉपर टूल कितने कलर्स के सैंपल लेता है? वन कलर का सैंपल एट अ टाइम लेता है। अगर आपको दोबारा सैंपल चाहिए तो किसी और कलर का जाके आप जब सैंपल ले लेंगे तो यहाँ पर आपको वो कलर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो वन कलर का सैंपल आपको प्रोवाइड करता है। ओके, अगर ये सैंपल आई ड्रॉपर टूल का सैंपल अगर इधर ना भी दिया होता तो बड़े आराम से आप ये टूल को बड़े आराम से यूज कर सकते थे, आपको अलग से ये टूल देने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, एक और बात, आई ड्रॉपर टूल कल यहाँ पे कलर सैंपल टूल, रूलर, नोट्स, काउंट टूल अगर ना भी दिए होते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये एक्स्ट्रा टूल्स हैं, इनकी ज्यादातर हमें जरूरत नहीं पड़ती। सही है, आई ड्रॉपर टूल हमें समझ आ गया। 3D मटेरियल, आई ड्रॉपर टूल बेसिकली 3D में ही काम करता है। आपका ये टूल सिर्फ 3D में काम करेगा, चाहे आप इसको क्लिक करो, चाहे आपकी पिक्चर रास्टर है, चाहे आपकी पिक्चर वेक्टर है, ये काम नहीं करता जब तक आपका पूरा वर्क स्पेस 3D में कन्वर्ट ना हुआ हो। तो ये जब हम 3D में काम करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि इसका क्या काम होता है, क्या काम नहीं। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कलर सैम्पलर टूल। कलर सैम्पलर आपको बेसिकली आई ड्रॉपर टूल वाला ही काम करके दे रहा है, लेकिन इस दफा 4 कलर्स के सैंपल प्रोवाइड करता है। 4 कलर्स के किस तरीके से? बेसिकली हमारे पास हर कलर का, हर कलर के स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं कि उसके अंदर रेड कलर कितना है, उसके अंदर ग्रीन कलर कितना है और उसके अंदर ब्लू कलर कितना है। इन तीनों की लिमिट कितनी ज्यादा मिला के आपके पास उस कलर का शेड बन रहा है। सही है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कलर सैम्पलर टूल पे जाते हो, ये आपको 4 कलर्स का ऑप्शन देता है कि भाई आपको कौन कौन से 4 कलर चाहिए। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे वन कलर ये चाहिए, ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन के आपके पास कलर के शेड्स आए हुए हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे 2 कलर ये चाहिए, 3 कलर मुझे यहाँ पे ये चाहिए और 4 कलर इसके बालों में से ये 4 कलर चाहिए। तो हर कलर का अपना नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब बेसिकली फायदा क्या देता है? मैं तो कलर सैंपल टूल से बड़े आराम से कर सकता था। बेसिकली फायदा ये देता है कि हो सकता है कि आप उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसके अंदर यही कलर्स डालने हो या यही शेड डालने हो, तो आप बार बार आई ड्रॉपर टूल से एग्जैक्ट सेम जगह का कलर नहीं ले सकते। बार बार आप जब सैंपल लोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जब बालों में सैंपल ले रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा लाइट हो जाए, डार्क हो जाए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा साइड वाला कलर आ जाए। शेड्स चेंज हो सकते हैं और उनकी नंबरिंग भी चेंज हो सकती है। कलर चेंज होकर आपको मिल सकता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो सकती है, शेड्स चेंज आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कलर सैंपल ले लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चला जो मैं कहूँ मुझे वन नंबर का कलर बना,
या मुझे यहाँ पे 4 नंबर का कलर बनाना है। मैं कलर्स पे जाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे ये नंबर दिए हुए। अगर आप नोटिस करें मेरे पास यहाँ पे RGB रेड कलर कितने हैं, 85, 54, 7। अगर मैं इसको बता दूं कि यहाँ पे मुझे इस तरीके के नंबर चाहिए 85, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बता दूं कि 54, और यहाँ पे इसको मैं बता दूं कि भाई मुझे कौन सा चाहिए, मुझे यहाँ पे 7 चाहिए। तो आप नोटिस करो ऑटोमेटिकली मुझे एग्जैक्ट सेम कलर यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रश करके बता दूं तो आपको एग्जैक्ट सेम कलर प्रोवाइड हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपको आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे आप कलर कर भी रहे हो कि नहीं। तो कलर सैंपल टूल आपको क्या करके देता है, कलर सैंपल टूल आपको 4 कलर्स प्रोवाइड करता है जिसके आप कलर्स को सैंपल कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी और आप बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है रूलर टूल। अच्छा, फोटोशॉप में हमारे काम से रिलेटेड रूलर जो है वो व्यू के अंदर है। व्यू में जाके आपके पास ये रूलर का ऑप्शन है, या फिर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आर है। आप कंट्रोल आर दबा दो, ठीक है, या फिर आप इसको प्रेस कर दो तो आपके पास ये रूलर आ जाएंगे। कंट्रोल आर से रूलर आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये क्या फीचर प्रोवाइड करते हैं, ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि ये रूलर यहाँ से और यहाँ से कितने हेल्पिंग लाइन पे होगा, कितने हेल्पिंग लाइन पे नहीं होगा। आपको डिलीट करना है तो आप इसको पकड़ के यहाँ से इसको ड्रैग करके वापस ले जाओ, तो ये इस तरीके से डिलीट हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर फिर इस रूलर का क्या काम है, इस रूलर का काम ये है कि भाई ये आर्किटेक्चर वालों के लिए यूज होता है। ये हमारे काम से रिलेटेड नहीं है और ना ही हमें इसकी कोई खास समझ आती है। अगर आप चाहते हो कि ये करेक्टर मैं चेक करूं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना साइज आ रहा है, तो ये इसका एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और यहाँ पे हाइट और एरिया, और यहाँ पे L1 L2 हो जाता है। ये जो आर्किटेक्चर में काम करते हैं उनको ही समझ आता है कि ये क्या है और किस लिए है किस लिए नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है ये रूलर की आपको समझ आई होगी। वैसे इतना खास यूज हमारे यूज के लिए नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है नोट टूल। अब नोट टूल का क्या काम है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो और आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, और उसके फॉर एग्जांपल आपके इन बालों में कलर करना रह गया, या कहीं पे कोई शेड देना रह गया, कोई काम करना रह गया, तो आप एक नोट बना देते हो कि भाई इस पे मुझे एक नोट मिल जाए, नोट टूल मिल जाए, और मैं क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं सारी डिस्क्रिप्शन, ये सारा आपको जो बात लिखनी है आप इधर लिख दो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कलर इन हेयर। कलर इन हेयर करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं फाइल को सेव कर दिया। फिर जब मैं वापस आऊंगा और ये काम दोबारा खोलूंगा, तो ये ऑप्शन, ये आइकन मुझे यहाँ नजर आ रहा होगा। तो मैं सोचूंगा यार ये आइकन क्या चीज है। तो जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे लिखा होगा कलर इन हेयर, और मुझे याद आएगा हाँ इसके बालों में मुझे कलर करना था, शेड्स देने थे, या इसमें मुझे ये काम पूरा करना था। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ये ऑप्शन होते सोते इस्तेमाल नहीं किया जाता। किसी को याद ही नहीं रहता कि भाई ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर है और मैं ये करूंगा कि नहीं करूंगा। इस्तेमाल में नहीं आता। ठीक है, इतना कोई खास अच्छा काम प्रोवाइड नहीं करता। बेसिकली ऐसी एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके पास, अगर आप भूल जाते हो और अगर आप इस तरह स्टिकी नोट्स टाइप के इस तरह करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मैं इसको डिलीट नोट या डिलीट ऑल नोट बड़े आराम से कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है काउंट टूल। अब काउंट टूल बेसिकली नंबरिंग टूल है, छोटे बच्चों के लिए यूज होता है भाई। अगर आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई शेप वेप है, कोई शेप है और आप चाहते हो कि मैं एक न्यू ले लेता हूँ, और आप चाहते हो कि बच्चों के लिए मैं 1 2 3 4 लिखूं और एक शेप बनी हो, और वो जब वो शेप मिल पेंसिल से ज्वाइन करे तो एक शेप बनी हुई आए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, काउंट टूल पे चले जाओ और यहाँ पर आप एक शेप लेकर उसकी नंबरिंग दूसरी लेयर पे उसकी नंबरिंग देना शुरू कर दो। मैं ये कलर जरा ब्लैक करता हूँ ताकि जो नंबरिंग दे रहा हूँ ब्लैक कलर में 1 2 3 4 5 6
बस आप क्लिक करते रहो, वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग देता रहेगा। ठीक है, काउंट टूल खाली नंबरिंग प्रोवाइड करता है और कोई इतना खास काम नहीं करता। अगर ये हो जाए, नीचे वाली तस्वीर हटा दें और इसका प्रिंट आउट निकलवा के बच्चों को पेजेस पकड़ा दें, और जब वो नंबरिंग मिलाएंगे तो ये आपके पास बच्चों को 1 2 भी आ जाएगी और एक शेप भी बनी हुई आ जाएगी। तो इस तरीके से आप उनको शेप्स के बारे में भी सिखा सकते हो और 1 2 के बारे में भी सिखा सकते हो। उम्मीद है कि सारे प्रोसेस की आपको समझ आई होगी और आपको कोई भी मसला इसमें नहीं हो रहा होगा। तो हमने अभी तक, और उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कॉपी करना, डिलीट करना, न्यू लेयर्स बनाना, ये सारा प्रोसेस आगे होगा। और ऊपर से हमारे पास मार्की टूल, लासो टूल और यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल की समझ आई होगी कि किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से नहीं, इनमें क्या होता है, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन हमारे पास क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते। इस सारे प्रोसेस की आपको समझ आई होगी कि कॉपी कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, और ये सारा प्रोसेस आपको समझ आया होगा। अगर इनमें से भी कोई भी मसला हो और आपको समझ ना आया हो और कुछ भी पूछना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करिएगा। थैंक यू।